हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि एनटीपीसी में यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अंदर अगर आपको एज अ इंजीनियर के तौर पर नौकरी चाहिए तो वो उसकी प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं, किस प्रोसीजर से वहाँ पर लोगों को लिया जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बाकी सारी चीज़ें, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर जो है वो गेट के स्कोर के आधार पर आपको लेना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो गेट की जो एग्जामिनेशन होती है वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। गेट के एग्ज़ाम में आपको कितने प्रतिशत मार्क आए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपके परसेंटेज गेट में बहुत बढ़िया आए इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको वहाँ पर जो है वो एंट्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर भी जो है वो एक आध इंटरव्यू के राउंड से तो गुजरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको 27 साल की यहाँ पर जो है वो एज लिमिट रखी गई है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 32 साल तक वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल तक की जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि 30वें साल तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी जनरल कैटेगरी का आदमी है, यानी कि विकलांग है लेकिन जनरल में आता है, तो इसको इस एज लिमिट में जो है वो 10 साल का और बढ़ोतरी मिलती है, यानी कि 37वें साल तक अप्लाई किया जा सकता है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 40वें साल तक वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं पीडब्ल्यूडी के, तो उन लोगों को 15 साल का रिलैक्सेशन मिल चुका है, जिसके तहत वो 45वें साल तक भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो उनके जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग्स हैं उनके अंदर आपको जो है वो कम से कम 65% मार्क होने चाहिए और एजुकेशन लेवल जो है वो बीई, बीटेक या एएमआई इस लेवल तक की होनी चाहिए। और एक बात और बता दूं आपको कि आपके जितने भी ईयर्स की वो पढ़ाई थी, मान लीजिए बीटेक की पढ़ाई थी और वो कुछ आपकी चली 5 साल 6 साल, तो सारे सालों के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो वहाँ पर कंसिडरेशन में लिए जाएंगे, उसका एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और वो भी 65% आना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ही आप आगे जा सकते हैं। जो बच्चे फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन दे रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं वो लड़के भी या वो लड़कियां भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन करेंगी तब तक उनकी एग्जामिनेशन हो करके उनके ग्रेजुएशन में उनको 65% मार्क्स आना ज़रूरी है। अब ये जान लेते हैं कि कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए जाएंगे, यानी कि कौन से इंजीनियरिंग वाले लोग लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आपके सब्जेक्ट में या तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का ग्रेजुएशन चल सकता है, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज वाला चल सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग का भी ग्रेजुएशन चल सकता है। बात करें अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए मैकेनिकल में ऑब्वियसली, या प्रोडक्शन में हो सकता है, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो सकता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसमें भी हो सकता है, थर्मल में चल सकता है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में चल सकता है, और अगर आपने पावर इंजीनियरिंग की है तो वो भी चल सकता है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन की है तो सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इनमें से कोई एक है तो चल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी विषयों में से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए वो सब्जेक्ट आपका मेजर था, तो चल सकता है। अब यहाँ पर बात जैसे कि मैंने पहले की कि 65% मार्क्स चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो SC ST कैटेगरी के लोग आते हैं और जो PWD में आते हैं उनके लिए 55% की सीमा यहाँ पर तय की गई है।
बात करें अगर मेडिकल रिक्वायरमेंट की, तो एनटीपीसी की तरफ से कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं। उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको खरा उतरना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाए तब भी कैंडिडेट जो है वो पूरी साउंड हेल्थ में होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही हेल्थ में होना चाहिए, बिल्कुल तबीयत ठीक होनी चाहिए। और एनटीपीसी के द्वारा जो पैनल बिठाया जाता है उनकी तरफ से आपका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और अगर आप उसमें खरे उतरते हैं तो फिर आपको अगले राउंड में पहुंचा दिया जाएगा। अब एनटीपीसी की अगर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए शामिल होना है तो गेट के कुछ पेपर्स जो हैं वो आपको वहाँ पर सॉल्व करने ही पड़ेंगे। उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले फील्ड में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर आपने दिया हुआ होना चाहिए, उसका पेपर कोड आएगा EE। इसके बाद है मैकेनिकल डिसिप्लिन में जाना चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, या हम कहें कि पेपर, माफ़ कीजिएगा, गेट का पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको सॉल्व किया होना चाहिए और उसका पेपर कोड आएगा ME। इंस्ट्रूमेंटेशन में जाना चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व किया हुआ होना चाहिए, कोड आएगा IN। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पेपर आपने सॉल्व किया होना चाहिए, पेपर कोड आएगा EC। बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, तो किसी को भी इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी रिक्रूटमेंट में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी का कट ऑफ क्या रखा था उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट के लिए। तो एनटीपीसी ये तय करता है कि कौन से कैंडिडेट को लेना है। जिस कैंडिडेट को गेट के अंदर इतने फलाना मार्क मिले हैं वो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसको हम इस पूरे रिक्रूटमेंट में जो है वो स्थान दे सकते हैं, उसको चांस दे सकते हैं। तो ऐसे कट ऑफ क्या रखे गए थे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 72 ये कट ऑफ रखा गया था, 72 मार्क्स। EWS में अगर आप हैं तो 68.33 का कट ऑफ है। OBC में जाते हैं तो 66 का कट ऑफ है। SC में जाते हैं तो 66 का कट ऑफ है। और ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले में अगर आप आते हैं तो उसका कट ऑफ जो है वो 56.67% था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो जनरल के लिए कट ऑफ 70, EWS के लिए 65, OBC के लिए 64.67, SC के लिए 59 और ST कैटेगरी में आते हैं तो 60.67 का कट ऑफ रखा गया था। अब ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले साल का बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो जनरल के लिए कट ऑफ था 70, EWS के लिए 65, OBC के लिए 64.67, SC के लिए 59 और ST के लिए 60.67। माइनिंग में जाना चाहते हैं जनरल के लिए कट ऑफ 43.33, EWS में अगर आप हैं तो कोई कट ऑफ नहीं है। OBC के लिए OBC के तहत जा रहे हैं तो 37%, SC के लिए 37%, ST से जा रहे हैं तो 29.67% माइनिंग के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था जनरल के लिए 76.06, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। EWS के लिए था 73.7, OBC के लिए 72.57, SC के लिए 62.84 और ST कैटेगरी में आते थे तो 59.31 जो है वो कट ऑफ वहाँ पर लगाया गया था। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको एनटीपीसी में एज अ इंजीनियर के तौर पर काम पर लगना है तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे और पूरी प्रोसीजर कैसे होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन कैसे की जाती है ये भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।